सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में, जहां चुनावी तर्क वितर्क में आप देख रहे होंगे कि लगातार राजनीतिक विषयों को लेकर के और दूसरी तरफ जो चुनाव होना है, इस चुनाव को लेकर के तमाम कई सारी जो है तो बातें सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। और दूसरी तरफ जो क्षेत्र के मुद्दे हैं वो आज कहीं ना कहीं पर जो है तो इस चुनाव में भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाता है कि वर्षों का कार्यकाल और एक तरफ नए प्रत्याशियों का दौर, जहां पर से एक परिवर्तन का माहौल दिखाई तो दे रहा है। लेकिन क्या वाकई में आज जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, क्या उनके पास क्षेत्र के लिए मुद्दे हैं? क्या उस क्षेत्र के लिए कितना बेहतर करना चाहते हैं? तो ये तमाम कई तरह के सवाल हैं। तो चलिए आज की हमारी इस खास चर्चा में जो है तो रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं। अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और पूर्व में कलेक्टर भी रह चुके हैं। तो छोटा सा एक चर्चा का विषय यहाँ पर। रमेश सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप चुनावी माहौल में आए और चुनाव का आपने नामांकन भी दाखिल कर दिया और सारी चीज़ें अब आपके सामने, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए आप क्या बेहतर करना चाहते हैं? आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ कि आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में अधिकृत किया है। इसके लिए मैं अपने आला कमान में केंद्र में आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रदेश के प्रभारी सुरजेवाला जी और उसके साथ में सह प्रभारी संजय कपूर जी, और मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय श्री कमलनाथ जी, इन सभी लोगों के रिकमेंडेशन पे मैं यहाँ का प्रत्याशी घोषित हुआ। इसके लिए मैं सभी आला कमान के नेताओं का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और दूसरी तरफ जो सर्वे हुआ, जो सर्वे में जिस तरीके से हमारा नाम जनता ने लिया, जनता ने ये चाहा कि रमेश सिंह को मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं अनूपपुर विधानसभा की जनता को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से ये संभव हो सका कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि क्या आपके मुद्दे रहेंगे आपके विधानसभा में चुनाव के दौरान में और आगे करने के लिए आपके क्या मापदंड होंगे, तो उसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर जो अनूपपुर विधानसभा में पिछले 3 सालों से मंत्री ने यहाँ पर काम किया है, जो यहाँ के विधायक थे वो मंत्री भी रहे हैं, तो उनके द्वारा जो जिस तरीके से काम किया गया और उसके पहले भी जो काम हुए हैं या जो भी स्थितियाँ यहाँ पर बिगड़ी हैं, उन स्थितियों को बिगाड़ा गया है उसको ठीक करने का काम मेरा सबसे पहले रहेगा। उसमें सबसे बड़ी बात है गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस ये है कि जो सर्विस डिलीवरी है, लोगों को जो लोक सेवा मिलना चाहिए, जो उनको प्रदाय गारंटी अधिनियम है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर उल्लंघन हो रहा है और ये भ्रष्टाचार के कारण ये उल्लंघन हो रहा है। तो भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है यहाँ पे, जो कि स्थानीय मुद्दा होने के साथ साथ में राज्य स्तर और केंद्र स्तर के मुद्दे हैं भ्रष्टाचार जो है। तो ये भ्रष्टाचार, जब तक आप अच्छा गुड गवर्नेंस नहीं करेंगे, गुड सर्विस डिलीवरी अच्छी नहीं होगी आपकी, तो आप भ्रष्टाचार को नकेल नहीं कर सकते। एक बिंदु। दूसरी बिंदु यहाँ पर बेरोजगारी की है। अभी आपने देखा होगा कि कितने बच्चे यहाँ पर बैठे थे। अभी लगभग 50 लड़के, पूर्णी पंचायत है, वहाँ से आकर के यहाँ पर बैठे और बातचीत की और उन्होंने आपके सामने यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन किया है। उसमें से मेरे ख्याल से 16 या 17 लड़के जो हैं वो भाजपा के हैं। तो वो, और बाकी तो फ्रेश लड़के थे जो 18 साल में अभी मतदाता हुए हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो पिछले 18 सालों में भाजपा की सरकार ने किया है, उसमें बहुत सारी कमियां निकल के सामने आई हैं। वो रोजगार देने में असमर्थ हो गए हैं, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में असमर्थ हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, संसाधन होता है, उसको पर्याप्त तरीके से वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। एक बच्चा भी जो है शासकीय स्कूल से निकल करके उच्च शिक्षा में नहीं जा पा रहा। तो इसका जिम्मेदार हम किसे मान लें? विधायक को मान लें या फिर किसी सरकार को? देखिए, सरकार तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, सरकार के जो काम है वो करती है, लेकिन जो एक विधायक होता है उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी क्या बनती है यहाँ पर कि क्षेत्र के लिए उसे क्या बेहतर करना है? विधायक एक जनप्रतिनिधि हैं, संवैधानिक संस्था में बैठे हुए व्यक्ति हैं। उनको जनता ने भेजा हुआ, जनता ने विधानसभा में भेजा हुआ है। और ये निश्चित रूप से विधायक को देखना पड़ेगा कि उसके विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई व्यवस्था में दिक्कत है, उसमें कमियां हैं, उसमें अड़चने हैं,
तो उन अड़चनों को दूर करना चाहिए, उन कमियों को दूर करना चाहिए। लेकिन मैंने पिछले 3 सालों में महसूस किया है कि उन कमियों के माध्यम से ही वो भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, उन अड़चनों के माध्यम से ही भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति है उसकी आपस में किसी से लड़ाई हो गई है, वो जा कर के थाने में रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट करके दूसरा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति किसी नेताजी के पास में जा कर के वो थाने में थानेदार को रिपोर्ट कराता है। तो उससे क्या होता है कि थाने में जो काम करने का तरीका है वो बिगड़ जाता है और उस बिगड़ने से ही पैसा जनरेट होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो ऐसे कई विधाएं हैं जिसको कि अपने को ठीक करना ज़रूरी है, उन विषयों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम को एक बेहतर तरीके स्मूथ चलाने में बहुत ज़रूरी है। तो ये विधायक का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र में व्यवस्थाएं जो हैं चाक चौबंद रहे। एक तरफ देखिए क्या है, अभी हाल फिलहाल जो राजनीतिक माहौल चल रहा है और ख़ास तौर पर चुनाव के समय पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टिकट किसी को भी मिलते हैं तो लोगों में नाराज़गी होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी अपने नेता का विरोध कर दिया, कहीं ना कहीं पर आपका भी विरोध किया जाए, तो कैसे इन गड्ढों को भरा जाएगा? देखिए ये सब चीज़ें लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर कोई असंतुष्ट है तो अपने विचार व्यक्त कर देता है ना। तो विचार व्यक्त करेगा, मैं असंतुष्ट हूँ, मैं व्यथित हूँ, तो हम जाकर के उनसे बात करेंगे क्यों व्यथित हो, तो वो बताएगा, अपना कारण बताएगा, मैं इन कारणों से व्यथित हूँ। उन कारणों को हम ठीक कर लेंगे तो उनकी जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। तो ये कोई गड्ढा पाटने वाली बात नहीं। एक तरीके से ये कहा जाए कि हमारे जो लोग हैं, कोई किसी कारण से असंतुष्ट हो सकता है, कोई किसी कारण से असंतुष्ट हो सकता है, तो हम अपने आप के अंदर सक्षम पाते हैं कि उन असंतुष्टों को संतुष्टि में हम बदल सकें। ये हमारा पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ में चलेंगे, सभी चल रहे हैं हमारे साथ में। ऐसा कोई बहुत लोग टिकट मांग रहे, लेकिन आज हमारे साथ में, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष में जहाँ पर अगर बात आती है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस, जहाँ पर से आप हैं और उधर से स्वयं मंत्री रहे भी साहू लाल सिंह जी हैं। सवाल यहाँ पर उठा कि लोगों ने कहा कि मंत्री जी पर सवाल होते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ ये वो सवाल उठता है कि रमेश सिंह जी के पास जो है तो घर में स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो 1.5 वर्षों में आपके कार्यकाल के जो कार्यकाल था उसमें आप द्वारा जो है तो जो भी कार्य किए गए हैं मैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगा। हमने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद को 1.5 साल हो गया जनता से आशीर्वाद मिले हुए, और आपको मैं बता दूं कि हमने लगभग हर महीने हमने सामान्य प्रशासन समिति की मीटिंग की है और हर समय हमने प्रस्तावों को पारित किया है। अब ये दुर्भाग्य है कि काम नहीं होने दिया जा रहा है, वो एक दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जी बैठे हुए हैं या शासन के बैठे हुए हैं, हमें स्पष्ट महसूस होता है, हमारी फाइलों को उसको पोस्टमार्टम किया जाता है, उसको बताया जाता है कि नहीं यहाँ पर ये कमी है इस कारण से काम नहीं होगा, यहाँ पर ये कमी इस कारण से काम नहीं होगा। मतलब इतनी नकारात्मकता है कि आप सोच नहीं सकते कि अध्यक्ष जिला पंचायत में कांग्रेस का बैठ गया है तो ये ऊपर से निर्देश है कि जहाँ जहाँ पर भी अध्यक्ष बैठे हुए कांग्रेस के, उनके काम नहीं होने चाहिए। अब इसमें यहाँ का जिला सीओ ये कहता है अध्यक्ष जिला पंचायत से कि भैया ठीक है आप कागज़ दे रहे हैं, आवक जावक में दे दीजिए। उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी? आज अध्यक्ष जिला पंचायत जो है उसके पास में वो पावर नहीं है कि वो जिला पंचायत की चीज़ों को नियंत्रित कर सके, प्रशासनिक तौर पे, अनुशासनात्मक तौर पे नियंत्रण कर सके। अगर वो नियंत्रण नहीं है तो नियंत्रण कहाँ है? तो नियंत्रण सत्ता के साथ में जुड़ी हुई। तो सत्ता के लिए सत्ता से ही ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई। तो हम तो अभी संघर्ष कर रहे हैं और गारंटी है कि अभी 1.5 महीने बाद देखिएगा, 1.5 महीने ये जिला पंचायत दौड़ दौड़ के काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पर एक कमी और भी आएगी ना। फिर देखिए क्या होता है, कई बार जैसे सरकार हमारी नहीं होती मध्य प्रदेश में, क्योंकि पार्टियों का तो यही सिस्टम होता है कि भाई सरकार हमारी होगी तब हम कुछ बेहतर करेंगे। अब आप मान लीजिए कि विधानसभा के अवसर आपको प्राप्त हुए और वहाँ पर भी कुछ ऐसी अड़चनें अगर आती हैं तो विधायक बनने के बाद फिर क्या स्थिति बनेगी? विधायक बनने के बाद में स्थिति विपरीत हो जाएगी और चीज़ें बहुत हद तक सुधर जाएंगी। और देखिए इसी कारण से जनता नाराज़ है। ये गुड गवर्नेंस नहीं है ना। कोई अगर आपके सामने से किसी संवैधानिक पद को प्राप्त करते हैं तो उसको सम्मान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, वो काट देना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। जनता को आप कितने दिन तक रोकोगे? 2020 में जैसे भी करके आपने जनता, भोली वाली जनता को जैसे भी पता नहीं क्या कर दिया तो वो चीज़ें उल्टी हो गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तो जनता बदलाव के मूड में है। वो चाहती है कि नए चेहरों को मौका मिले, नए लोगों को काम करने का अवसर मिले।
और तो भाजपा अभी कल ही की जी न्यूज़ में वो वर्डिक्ट आया है, आपने देखा होगा कि 140 सीट जो है एग्जिट पोल था, 140 सीट कांग्रेस को मिल रही है और 80 से 95 सीट लगभग भाजपा को जा रही है। तो ये क्या आंकड़े, यही है कि इनका जो गवर्नेंस है ना, ये बैड गवर्नेंस है। ये इनकी जो सरकार है, ये सरकार का जो कामकाज का तरीका है, ये नकारात्मक है, ये पक्षपातपूर्ण है, निष्पक्ष नहीं है। इस कारण से जनता परेशान है। तो अब जब परेशान है तो नए को मौका मिले। आदरणीय कमलनाथ जी, आप उनका 45 साल का पॉलिटिकल करियर देख लीजिए, आज भी वो है, आज उनके ऊपर भी कोई लांछन नहीं लगा सकता है। ठीक है, उनके पास में एक विज़न है, वो किस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेके जाना चाहते हो, एक विज़न है। उस विज़न के माध्यम से लोगों का जो काम है वो काम होगा और उनको गुड गवर्नेंस मिलेगा। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात है, ये सारी चीज़ों में कुछ खामियां हैं। किसानों को लेकर के अभी एक मैं दिखाता हूँ वचन पत्र, करीब 59 या 69 जो हैं बिंदु हैं जिस पर पूरे जनता के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें पूरा खाका वचन पत्र में आ गया। वही हमारा रोड मैप होगा, उसी के आधार पर आने वाले 5 सालों पर कांग्रेस पार्टी चलेगी। जी, थोड़ा सा मैं जनता की ओर भी रुख करना चाहूँगा। देखिए क्या है, कई तरफ जो है तो बातें आती हैं कि प्रत्याशियों को लेकर के कोई प्रत्याशी हमारे तक पहुँच नहीं रहे हैं, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? कल हमने एक बृहद मीटिंग किया है इस विषय पर और हमारा कल से रूट चार्ट चालू हो रहा है और उसमें हमारी कोशिश है कि हम हर बूथ को कवर करें और हर बूथ तक जाएं, हर पंचायत में जा कर के सारी जनता से आशीर्वाद लें और उनको बताएं कि भी हम एक बेहतर विकल्प के रूप में, कांग्रेस एक बेहतर विकल्प के रूप में, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में आने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी के पंजे के निशान पर मोहर लगा करके जिताएं, ताकि पूर्ण बहुमत की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनेगी तो जो हमारा विज़न है, जो हमारा वचन पत्र है, उसको पूरा करने में हमें आसानी होगी। ये बात हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। यहाँ पर से जो है तो इस चर्चा को विराम देते हैं और ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ देखते हैं कि इस अनूपपुर विधानसभा का विधि विधान और दिशा और दशा किस आधार पर तय होने वाली है और आने वाले समय पर जो एक नया इतिहास रचा जाएगा या फिर पुनरावृत्ति होती है, क्या स्थितियां बनती है, ये आने वाला समय तय करेगा और इस क्षेत्र की जनता तय करेगी। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि अनूपपुर ज़िले में जो एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है और क्षेत्र से हो रहे पलायन लोगों के लिए, आपको बताऊं कि हमारे अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे अनूपपुर ज़िले का ये हाल होता, चाहे पुष्पराजगढ़ विधानसभा की बात करें, कोतमा की बात करें या फिर अनूपपुर की। यहाँ पर हमारे क्षेत्रों से हर वर्ष लगभग 1000 से 2000 युवा जो हैं तो इस क्षेत्र से पलायन करते हैं और बाहर कहीं रोजगार की तलाश में जाते हैं। संभवतः आज तक कोई भी ऐसा विधायक इस क्षेत्र को मिला ही नहीं जो इस क्षेत्र से पलायन। जी, ये मुद्दा बार बार आ रहा है बेरोजगारी का। मेरे को ये लग रहा है कि जो अभी सरकार चल रही है उनके पास में बेरोजगारी दूर करने का कोई रोड मैप ही नहीं, कोई स्कीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी है वो घिसा पिटासा है। इस पर नए दिशा में सारे युवाओं को ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप केवल और केवल शासकीय सेवा से या नौकरी से ही बेरोजगारी दूर करने का माध्यम वो एक सेवा है, वो रोजगार नहीं। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर शासकीय सेवा है तो वो एक, मैं उसको सेवा मानता हूँ, रोजगार कम, सेवा ज़्यादा मानता हूँ। रोजगार तो है लेकिन रोजगार देने की मतलब, रोजगार का मतलब रोजी रोटी, रोज की रोटी वाली जो शब्द है, कंसेप्ट है, उसको ही गवर्नमेंट नहीं पकड़ पा रही। मैंने कई ऐसे मैं अपने नौकरी के दौरान भी बहुत डिस्कशन किया है काफ़ी लोगों से, काफ़ी बड़े नेताओं से डिस्कशन किया है और अपने लेवल पे भी अपने अधिकारियों से भी डिस्कशन किया है। तो रोजगार को लेकर के कोई ज़्यादा सोच ही नहीं रहा है, उसमें कोई R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा इशू है और मुझे लगता है कि इस पर काम करने की गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आपका कहना ठीक है कि गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा मानना ये होता है कि अगर हम क्षेत्र में किसी विधायक को चुन करके लाते हैं तो ये सारी जवाबदारियाँ उसकी बनती है। हम सरकार चुनने के अधिकारी तो हैं नहीं। क्या हमें ये कहा जाता है कि डायरेक्ट आपको जो है तो CM का चुनाव करना है? हम तो एक विधायक चुनते हैं, तो ये जवाबदारी तो विधायक की बनती है। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के माध्यम से विधायक बनते हैं। तो जब राजनीतिक दलों के माध्यम से विधायक बनते हैं
तो वो राजनीतिक दल का अपना एक एजेंडा होता है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक उसका अपना मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। वो मैनिफेस्टो के हिसाब से विधायक और उनके साथ में जो विधायक दल के नेता, ये सब जब बैठते हैं तो एक वचन पत्र के बारे में बात हुई, ठीक है ना। वचन पत्र जो आया है, अभी हम वचन पत्र, मैनिफेस्टो वही चीज़ है, वही चीज़ श्वेत पत्र है, वही सारी चीज़ें कि हम आएंगे जब तो सरकार में इन बिंदुओं पर काम करेंगे। मैं सारी चीज़ें आपकी देखिए सब चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन मैं देखिए छोटा सा एक जो आज विकल्प की बात आप करते हैं, जनता भी करती है कि हमें विकल्प चाहिए। विकल्प के तौर पर आज कई सारी चीज़ें मैदान में होती हैं। विकल्प के नाम पर देखिए क्या होता है, ठीक है गवर्नमेंट किसी की भी रहेगी, वो अपना मैनिफेस्टो चलाएगी, लेकिन अगर मैं कहता हूँ जैसे आज अनूपपुर ज़िले का एक इतिहास है, हम आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद 76वें वर्ष में होते हैं और आज भी ये बात कही जाती कि ये सड़क इस बार बन जाएगी, तो मतलब ऊपर से आदेश नहीं होगा तो रोड नहीं बनेगी। ये जो तरीके हैं कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि के एक समझना चाहिए कि उनके द्वारा ये छूट गया है, उनकी लापरवाही भी हो सकती है इसमें। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि देखिए विकास निरंतर होता है, विकास निरंतर चलता रहता है, विकास का रुकने का या उसका कोई एक अंतिम जगह डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमेशा सतत रूप से चलता है, वो जनरेशन से जनरेशन में चलता है, ठीक है। तो वो हमेशा ही चलता रहेगा। हमारा कोशिश ये उन्होंने जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलते रहना चाहिए, सुनिश्चित करें कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिलें। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ठीक है, ताकि उन रोजगार भी है उसमें मूलभूत में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें स्मूथली मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए, अगर कहीं सड़क नहीं बन पा रही है क्या कारण है उसको एड्रेस करना चाहिए। क्या होता है कभी कभी प्रैक्टिकल परेशानी होती है, हमारे जनप्रतिनिधि उन प्रैक्टिकल परेशानियों को डील नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वो सड़कें रह जाती हैं। आज 75वें साल में भी अगर कहीं पर सड़क नहीं बनी है तो इस कारण से नहीं बनी है कि उसके पीछे कोई कारण है, कोई दिक्कत है जिसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप 20 साल से फ्लाईओवर बन रहा है, अनूपपुर के रेलवे में जो फ्लाईओवर बन रहा है, मैंने 2015 में एक बड़े ऑफिसर रेलवे के मिले थे, तो मैंने उनको कहा कि फ्लाईओवर गवर्नमेंट बना रही है, आप फ्लाईओवर को कैंसिल करके आप अंडरब्रिज बना दो, जैसे जतहरी में बनी हुई है और भी पूरे इंडिया में बनी हुई अंडरब्रिज बनी हुई है, वही काम करेगा ना, वो भी अंडरब्रिज भी तो वही काम करेगा। तो उसके लिए 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जब अंडरब्रिज ऑलरेडी रेलवे डिपार्टमेंट बना रही है। तो मैंने एक सुझाव दिया, वो सुझाव एक्सेप्ट हुआ नहीं वो अलग बात है, लेकिन आज तक फ्लाईओवर नहीं बना। आज डबल इंजन की सरकार चल रही है देश में, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, दोनों जगह जब बीजेपी की सरकार है तो फ्लाईओवर क्यों नहीं बन पा रहा है 20 साल में? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उसको लेकर के उनके अंदर संवेदनशीलता उस मात्रा में नहीं है कि वो फ्लाईओवर बन जाए, समझ रहे ना। तो संवेदनशीलता नहीं है, इस कारण से लोग आक्रोशित हैं, लोग चाहते हैं चेंज करना, क्योंकि आप अपना जो समय उस ब्रिज को बनाने में लगाते वो समय कहीं ऐसे जगह में लगा रहे हैं जो जनता के मुद्दे नहीं हैं वहाँ पे। तो इसलिए जो है लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहीं ना कहीं लापरवाही हुआ है, उनसे अनदेखी हुई है, जिस कारण से फ्लाईओवर नहीं बन पाया। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास चर्चाएं, और इस चर्चा से जो है तो हम विराम लेना चाहेंगे, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, कुछ खास मुद्दे होंगे। क्योंकि अभी जो चुनाव होना है 17 नवंबर को मतदान है, तो एक वोट अपना डालने ज़रूर जाएं, अपना मतदान ज़रूर करें और एक अच्छा और बेहतर क्षेत्र के लिए एक बेहतर विधायक चुन करके लाएं और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएं। जिसे भी आप चुनना चाहें, ये आपका मत है, आप किस तरह से इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ मुँह देखी, तो ये आपको तय करना है।